me, Muhammad Waleed Anjam, and I hope all of you will be fine. Student, today we are going to discuss our next topic, which is the magnetic properties of the solids. इससे पहले हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स पढ़ चुके हैं. जो हमारा आज का टॉपिक है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड है. स्टूडेंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स की डिस्कशन से पहले हमें ये जानना होगा कि जो हमारा बेसिस ऑफ द मैग्नेटिज्म है वो बेसिकली क्या है. बेसिस ऑफ द मैग्नेटिज्म को अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास, जो हमने इससे पहले डिस्कशन कर ली है, कि हमारे पास एक करंट कैरिंग जो लूप होता है या जो करंट कैरिंग सोलिनॉइड होता है, उसके सराउंडिंग रीजन में हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड अपीयर हो रही होती है. स्टूडेंट, यही बेसिक एक हमारी बेस कह लें किसी भी सॉलिड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने की. तो हम यहाँ से ये बात कह लेते हैं कि जो लॉन्ग बार मैग्नेट होता है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक लॉन्ग करंट कैरिंग सोलिनॉइड होता है. जैसे यहाँ पर ये मैंने डायग्राम्स बनाई हुई है, ये हमारे पास एक लॉन्ग सोलिनॉइड है जिसमें से करंट पास करता है, और करंट के पास करने से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और जो एक बार मैग्नेट है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, हम देख सकते हैं कि ये दोनों जो डायग्राम्स हैं ये एक दूसरे से बहुत रिजेम्बलेंस रखती हैं. हमेशा अगर हम एक बार मैग्नेट को देखेंगे तो उसके जो दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ पोल से हम कहते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ निकल रही होती हैं और दोबारा साउथ में आके एंटर हो जाती हैं. तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही हैं, और बिल्कुल अगर हम इस सोलिनॉइड को देखें उसमें करंट की जो डायरेक्शन होती है फ्लो की वो कुछ इस तरह से होती है कि उसके भी दो पोल्स बन जाते हैं, और उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, अगर हम सोलिनॉइड में देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है वो बेसिकली किसकी वजह से हो रही है, इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, या हम इसे कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस. अब स्टूडेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही हमारी बेस है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड की. ये पॉइंट मैं बाद में आपके लिए लिखूंगा. इसी तरह से कहता है, अगर हम एक बड़े मैग्नेट की बजाय किसी स्मॉल बार मैग्नेट की बात करें तो स्मॉल बार मैग्नेट की भी एक मैग्नेटिक फील्ड है और वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे पास किसी एक सिंगल लूप के अंदर करंट के फ्लो की वजह से ही जो प्रोड्यूस होती है. ये हम अपने प्रीवियस चैप्टर में बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. हमें ये बात पता है कि क्रॉस का क्या मतलब होता है और डॉट का क्या मतलब होता है. क्रॉस का मतलब है कि इनटू द पेज और डॉट का मतलब है कि आउट ऑफ द पेज, और करंट की डायरेक्शन के लिहाज से मैग्नेटिक फील्ड्स बनी हुई, और ये दोनों भी एक दूसरे के साथ रिजेम्बलेंस रख रही हैं, हम इन्हें देख सकते हैं. तो बेसिकली हमारे पास जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड है उसके बारे में जो एक व्यू था एम्पेयर का, वो ये था कि हमारे पास किसी भी जो सॉलिड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली एक सर्कुलेटिंग करंट की वजह से है. यानी कि मैं इसका व्यू लिख देता हूं ताकि हमें बात को समझने में आसानी हो जाए. मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू सर्कुलेटिंग करंट. वो किसकी वजह से है, सर्कुलेटिंग करंट. स्टूडेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, और उसके टाइम पर जब एम्पेयर ने ये व्यू दिया था तब एटम की स्ट्रक्चर क्या थी इसके बारे में नहीं पता था. यानी कि आपकी बुक पर लिखा भी हुआ है कि एटम स्ट्रक्चर वाज अननोन एट दैट टाइम. वो उस वक्त मालूम नहीं थी, बट लेटर ऑन जब देखा गया और एटम की स्ट्रक्चर के बारे में लोगों को इल्म हुआ तो उससे ये बात समझ आई कि एटम के जो सेंटर में एक न्यूक्लियस है और उसके गिर्द ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में हम कहते हैं कि वो रिवॉल्व कर रहे हैं. अब स्टूडेंट, ये बात देखें कि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो एक चार्ज है, और वो चार्ज जब किसी भी एक ऑर्बिट में घूम रहा होगा तो बिल्कुल उस चार्ज के फ्लो की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इमेजिन करें क्या वैसी नहीं होगी जैसे अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप हो और उसके अंदर करंट या कोई चार्ज फ्लो कर रहा हो.
तो इसलिए हम ये बुनियाद रखते हैं कि करंट या चार्ज के फ्लो की वजह से जिस तरह से एक लूप में, एक सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास जो मटेरियल्स होते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं, उनकी भी मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। और ये सारी की सारी बेस किस पर कर रही है? स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पर। हम इसको कह देते हैं कि इसकी जो बेसिस हैं वो क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमें बात बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। जैसे अभी हमने कॉन्सेप्ट पॉइंट समझा कि हमारे पास एक सेंट्रल न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स मौजूद हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास, हम सिर्फ प्रोटॉन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और हम ये कहते हैं कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है। और अगर हम ऑर्बिट में देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज है। ये सिर्फ मैं एक जनरल आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए पॉइंट बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, ये बेसिकली इन्हीं सर्कुलेटिंग चार्जेस की वजह से है। तो ये कहता है कि बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑर्बिट में दो तरह की मोशन करता है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में ऑर्बिटल मोशन भी करता है, यानी कि वो न्यूक्लियस के गिर्द भी घूमता है, और वही इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस के गिर्द भी घूमता है, जिसको हम उसके स्पिनिंग मोशन का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट, स्पिनिंग मोशन की वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि स्पिनिंग में भी इलेक्ट्रॉन, हम ये कहते हैं कि घूम रहा है, या चार्ज सर्कुलेट कर रहा है। और इसी तरह से ऑर्बिटल मोशन में भी उसके फ्लो की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड है। magnetic field associated due to spinning या spin motion of electron। और इसी तरह से स्टूडेंट, अगर हम ऑर्बिटल मोशन की बात करें तो बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ ऑर्बिट कर रहा है। जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर यही एक लूप है और इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, और लूप के अंदर जब करंट फ्लो करेगा तो उसके सराउंडिंग रीजन में हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो इसलिए हम ये कहते हैं ये वो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू orbital motion of electron, just like motion of charges या चार्ज इन लूप, किसी एक लूप के अंदर जैसे चार्ज हम कहते हैं मूव कर रहा होता है। स्टूडेंट, इस तरह से हम देखते हैं कि ये दो मोशंस हैं और इन दोनों मोशंस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। और किसी भी एक एटम की, या एक हम कहते हैं जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है, यहाँ पर हमने पॉइंट लिखा भी हुआ है नेट मैग्नेटिक फील्ड। नेट मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या है? कंबाइंड इफेक्ट ऑफ स्पिनिंग प्लस ऑर्बिटल मोशन। स्पिनिंग मोशन की वजह से और ऑर्बिटल मोशन की वजह से, इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बना देती है, जिसको हम नेट मैग्नेटिक फील्ड का नाम देते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट पॉइंट है वो ये है कि किसी भी एक सॉलिड को अगर हम देखें तो उस सॉलिड के अंदर कोई एक एटम तो नहीं है, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। और कोई एक एटम में कोई एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लिहाजा हर एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपनी मोशन करते हैं, और डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर जब वो घूम रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि उनकी ऑर्बिटल मोशन भी है और उनकी स्पिनिंग मोशन भी है। और हम जनरली ये कॉन्सेप्ट पॉइंट लेते हैं कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम होते हैं तो क्वाइट पॉसिबल उन सब की ऑर्बिटल मोशन और स्पिनिंग मोशन की वजह से बनने वाली जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, शायद वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाए, यानी कि वो सारी एक दूसरे को स्ट्रेंथन करें। और शायद ऐसा भी हो सकता है कोई एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करें और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड वहां पर कम हो जाए। तो हमारी बुक में इसके बारे में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो किसी एक एटम में होते हैं उसकी वजह से मे बी
resultant field is strengthen up या may be cancelled out। सब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो, शायद कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करके बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दे, शायद कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करके वहां पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को कम कर दें। स्टूडेंट इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मैग्नेटिक डायपोल। देखिए हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो बेसिकली किसी भी एटम का हम कहते हैं कि बिहेवियर है। हम ये कहते हैं कि अगर किसी भी एटम में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड डिवेलप हो जाए तो हम उसे नाम देते हैं एक मैग्नेटिक डायपोल का। हम इसके लिए एक बुक पर लाइन लिखी हुई है, such a case in which orbital motion and spinning motion are so oriented that they behave like a teeny magnet is called मैग्नेटिक डायपोल। हम उसे क्या नाम देते हैं कि वो हमारा क्या बन जाता है, मैग्नेटिक डायपोल बन जाता है। अब ये जो मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द एटम्स हैं वो बेसिकली किस वजह से है, वो मैग्नेटिक बिहेवियर इन्हीं मोशंस की वजह से है, यानी कि जो ऑर्बिटल मोशन है और जो हमारी स्पिनिंग मोशन है। तो हम कहते हैं कि मैग्नेटिक बिहेवियर इज ड्यू टू combined effect of motion of electrons in atoms। वो एटम्स के अंदर इन इलेक्ट्रॉन्स की जो कंबाइंड इफेक्ट है उनकी मोशन का, उसको रिप्रेजेंट करती है। जिस सब्सटेंस, देखें कोई भी एक सब्सटेंस है, कोई एक सॉलिड है, जाहिर सी बात है वो एटम से तो मिलकर बना होगा। तो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल मोशन और स्पिनिंग मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, दरअसल वो उस सब्सटेंस का मैग्नेटिक बिहेवियर है जिसको वो रिप्रेजेंट कर रही होती है। और इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें मैग्नेटिज्म। तो हम कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी है तमाम मटेरियल्स की जिनमें इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल और स्पिनिंग मोशन जो एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दे, तो हम कहते हैं ये एक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस होती है या प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल होती है जो कि एक मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करती है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पॉइंट आता है कि जो न्यूक्लियस है, हम ये कहते हैं कि ये इसकी न्यूक्लियर की स्पिन भी तो होती है, और अगर न्यूक्लियर स्पिन को अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियस अगर स्पिन करता है तो इसकी स्पिनिंग मोशन की वजह से भी तो कोई मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। बिल्कुल होती है, लेकिन वो हम ये कहते हैं कि इतनी स्मॉल होती है किसके कंपैरिजन में, स्पिनिंग मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में और ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, जिसकी वजह से हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप जरूर होती है लेकिन वो हम कहते हैं बहुत स्मॉल होती है, इसलिए हम क्या कर देते हैं
इग्नोरेबल, हम उसको फिर जनरली इग्नोर कर देते हैं। मैग्नेटिज्म जो है इज द प्रॉपर्टी ऑफ substance in which magnetic field is produced by charges या electrons। अब इसी तरह से हम ये कहते हैं स्टूडेंट के हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हमेशा सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हम कहते हैं कि उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उस मैग्नेटिक फील्ड का तो एक पोल होना चाहिए, वो तो मोनोपोल होनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि सिर्फ एक टाइम पर हमारे पास एक मोनोपोल बन रहा हो और उसका कोई दूसरा पोल ना हो। लेकिन क्यों इस तरह का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आता है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो लाइंस नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होंगी, बाहर निकलेंगी, वो उन्होंने किसी ना किसी जगह पर जाके टर्मिनेट तो होना है, और वो टर्मिनेट कब होंगी, जब उन्हें साउथ पोल मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन जिस तरह से हमने ये बात पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर जाके टर्मिनेट होती हैं। लाइकवाइज हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनको भी नॉर्थ पोल से वो अगर बाहर निकल रही हैं तो उन्होंने साउथ पोल में ही वापस आना है। तो ये जो मोनोपोल वाला कॉन्सेप्ट है ना स्टूडेंट के, ये कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल बात है, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक जगह पर सिर्फ एक ही पोल हो और उसका ऑपोजिट पोल ना हो। अब हमारे पास मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हम क्लासिफाई करते हैं उनके बिहेवियर की, जिसको हमने मैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ पर नाम दिया है ना, इसकी बुनियाद पर हम इनको तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहली क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हम कहते हैं पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, देखें स्टूडेंट, हम ये कहते हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल मोशन और स्पिनिंग मोशन की वजह से, यानी कि ऑर्बिट के एक्सिस और स्पिन मोशन की वजह से जो एक्सिस है वो इस तरह से ओरिएंट हुए होते हैं या इस तरह से अलाइन हुए होते हैं कि वो एक दूसरे को हम कहते हैं कि सपोर्ट करते हैं। और जब वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो वहां पर एक रिजल्टेंट टिनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। और ऐसी सब्सटेंसेस को फिर हम क्या नाम देते हैं, ऐसी सब्सटेंसेस को फिर हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का नाम दे देते हैं, क्योंकि उसमें ऑर्बिट्स एंड स्पिन एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक दूसरे को बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं। ऑर्बिट्स and spin axis of electrons are so oriented that they support each other to make a tiny magnetic field, या उसे हम टाइनी का भी नाम देते हैं। ऐसी सब्सटेंसेस को हम क्या नाम देते हैं, यानी कि रिजल्टेंट इन दोनों मोशन की वजह से ही जो फील्ड बनती है, अगर वो एक दूसरे को सपोर्ट करें तो हम उन सब्सटेंसेस को क्या नाम दे देते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का नाम दे देते हैं। के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आ जाती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बाद, उनको हम नाम देते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जिनमें हम ये कहते हैं जो ऑर्बिट एंड एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिट एंड एक्सिस of
spinning motion of electrons are oriented such as to cancel each other effect are called डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। उन सब्सटेंसेस को फिर हम क्या नाम देते हैं? डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का। ठीक है जी। और इसकी जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो क्या है? वाटर, कॉपर, बिस्मथ एंड एंटीमनी। देखिए ये हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं। और इसी तरह से लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बाद क्या है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जिसके लिए हम ये रिजल्ट ये लिख सकते हैं कि इंडिविजुअल magnetic field of atoms cooperate with each other such as to exhibit a strong magnetic field. Are called फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। उन सब्सटेंसेस के जो एटम्स हैं उनकी जो इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक दूसरे के साथ इस तरह से कोऑपरेट करती है कि वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एग्जिबिट करते हैं या प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो उनको हम क्या नाम देते हैं? इसकी जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, आयरन, कोबाल्ट, निकल और क्रोमियम डाइऑक्साइड, और एक हमारे पास अलॉय है जिसको हम नाम देते हैं, यहाँ पे वो मैं लिख देता हूं एल्निको। ये भी बेसिकली जो अलाय है इसमें एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट सारी चीजों का ही मिक्सचर होता है। तो स्टूडेंट इसी बुनियाद पर ये हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की डेफिनेशन और उनका जो हम कहते हैं कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है। स्टूडेंट किसी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो देखना पड़ता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के हवाले से। हम कहते हैं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में स्मॉल रीजन्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं डोमेन्स का, और वो स्मॉल रीजन्स साइज में बहुत स्मॉल होते हैं। साइज उनका जो होता है वो लेस देन अ मिलीमीटर, लेस देन मिलीमीटर। और इतने स्मॉल साइज के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनकी जो तादाद हो सकती है तो 10 रेज़ टू पावर 6 से लेकर 10 रेज़ टू पावर 12 इतने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। और इन तमाम की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आपस में एक दूसरे के साथ हमेशा एक कोऑपरेट कर रही होती है। और हम ये कहते हैं कि हमारे पास इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये जो डोमेन्स होती हैं ये इस तरह से रैंडमली ओरिएंटेड होती हैं। किस कंडीशन में? जब हमने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन्हें सप्लाई नहीं की होती। तो हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है एब्सेंस ऑफ द फील्ड।
कि जब हम इस तरह के मटेरियल्स को या ऐसी सब्सटेंसेस को अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो जो इनकी रैंडम डायरेक्टेड डोमेन्स होती हैं वो डायरेक्शनल होना शुरू हो जाती हैं, और वो अपने आप को जब डायरेक्शनल करती हैं तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप खत्म कर दें तो वो ये कहता है कि वही डोमेन्स जो पहले ओरिएंट हुई थी, डायरेक्शनल हुई थी, वो दोबारा से हम कहते हैं कि डायरेक्शनल होने की बजाय दोबारा रैंडम हो जाती हैं। उनकी इस तरह से डायरेक्शन हो जाती है कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने उन्हें अलाइन किया था वो दोबारा से डिसअलाइन हो जाती है, और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उनकी वो दोबारा से हम कहते हैं क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है ना जी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन, ये बेसिकली इसी पॉइंट के हवाले से है कि इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड देखिएगा ना, हम इसके लिहाज से ये कहते हैं कि अगर सपोज हमारे पास कोई एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उनमें ये जो डोमेन्स हैं इनका किरदार हमारी बुक में बनी हुई है स्मॉल रीजन्स हैं ऐसे। ये इस तरह से स्मॉल रीजन्स हैं, और इन रीजन्स के अंदर अगर हम एरोज को देख लें तो इनकी डायरेक्शन हमारे सामने है, ये रैंडमली ओरिएंटेड है, कोई किधर है कोई किधर है। और जब इसी तरह के मटेरियल को हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो यही डोमेन्स क्या होना शुरू होती हैं, अलाइन होना शुरू हो जाती हैं। और स्टूडेंट हम इन्हीं की वजह से इन्हें नाम दे देते हैं कि ये फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं। और अगर हमारे पास यही डोमेन्स जो हैं इनको हम देखें, अगर आप वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा दें तो वो दोबारा से डिसअलाइन हो जाती हैं। गेट डिसअलाइंड अगेन after the removal of external magnetic field। ठीक है जी। और हमारे पास इसी तरह से स्टूडेंट आखिरी एक पॉइंट है, वो पॉइंट मैं अब यहाँ पर ही डिस्कस कर देता हूँ। देखिए हमारे पास जो भी एटम्स हैं, जो सब्सटेंसेस, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, उनके जो एटम्स हैं उनकी एक हम कहते हैं कि मोशन तो है, ठीक है ना जी, उनकी एक काइनेटिक एनर्जी तो है। जो एटम्स ऑफ द लैटिस होते हैं या जो सॉलिड के एटम होते हैं वो अपनी अपनी पोजीशंस पर वाइब्रेट तो करते हैं, उनकी हम कहते हैं कोई एनर्जीज तो होती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें थर्मल मोशन उनकी देखें यानी कि उनको टेम्परेचर उनका बढ़ाना शुरू कर दें तो हमारे पास थर्मल उनकी वाइब्रेशंस कहते हैं इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि सम टाइम जो वो मटेरियल्स हैं वो फिर फेरोमैग्नेटिक नहीं रहते बल्कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ऐसे टेम्परेचर को स्टूडेंट हम क्या नाम देते हैं, क्यूरी टेम्परेचर का नाम देते हैं। तो ये लास्ट पॉइंट है तो मैं ये साथ में ही डिस्कस कर लेता हूँ। क्यूरी टेम्परेचर सच अ टेम्परेचर अबव विच ferromagnetic substances वो कन्वर्ट हो जाती हैं किस में, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में। और उस टेम्परेचर को हम क्या नाम देते हैं, क्यूरी टेम्परेचर का नाम देते हैं। और आयरन के लिए स्टूडेंट इसकी वैल्यू हमारी बुक पे गिवन है 750 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट हमारे पास
जो हम कहते हैं कि आयरन है वो एक सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसकी डोमेन्स को इजीली अलाइन किया जा सकता है, जबकि इसके बरक्स हमारे पास जो स्टील है वो एक हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसकी डोमेन आसानी से अलाइंड नहीं होती। लेकिन हम ये बात समझते हैं कि जो आयरन है अगर उसकी डोमेन आसानी से अलाइन हो जाती हैं तो उनको डिसअलाइन करना भी आसान है। अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा देंगे तो वो बहुत आसानी के साथ डिसअलाइन हो जाती हैं। जबकि जो हमारे पास स्टील है वो अगर आसानी से अलाइन नहीं होता तो आसानी से उसकी डोमेन्स डिसअलाइन भी नहीं होती। तो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।